Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जनरल इंग्लिश का। जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। और ज़रूर आप अपना स्कोर नोट करिएगा कि आपका स्कोर 10 में से कितना है। जैसे बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एकदम उसी तरीके के उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। Our very first question, select the most appropriate word to fill in the blank। तो बेसिकली हमें यहाँ पे fill in the blank करना है। Thomas did not dash the vegetables because he was busy। तो ये टेंस का है। ये जो आपको सेंटेंस मिला है यहाँ पे आपको एक टेंस फिल करना है। 4 ऑप्शंस है, bringing, brought, had brought, bring या was bringing। डिड नॉट लग गया। पास्ट हम कभी भी दो पास्ट को एक साथ नहीं लिख सकते। डिड नॉट पास्ट है तो हमेशा अगर पास्ट लग गया तो उसके साथ हमें प्रेजेंट लगाना है। डिड नॉट ब्रिंग होगा। ये टेंसेस के कुछ रूल्स होते हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठेगा वो है ब्रिंग, डी ऑप्शन। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये पास्ट है तो हम ब्रॉट लगा दें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट कोई ये जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं आती वो लोग ऐसा करते हैं। डिड नॉट लगा है तो ये ऑलरेडी पास्ट में है। डिड खुद एक डू की सेकंड फॉर्म है, राइट। तो हमेशा पास्ट के साथ हम दो पास्ट एक साथ नहीं रखेंगे। अगर डिड नॉट या डिड लग गया इसके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे, ना ही आईएनजी वाला ना ही कुछ। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ब्रिंग, राइट। इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू कंप्लीट इट मीनिंगफुली। इन द पास्ट Zimbardo dashed many aspects of social psychology। अगेन ये भी टेंस का ही एक सेंटेंस है, हमें एक टेंस ही फिल करना है यहाँ पे। क्या आएगा, पहले तो आप देखो कि ये किस टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट। तभी तो हम पहले हमें सेंटेंस को ना एनालाइज करना है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो ये सेंटेंस ही शुरू हो रहा है इन द पास्ट। पास्ट मतलब बीते हुए कल में, तो ज़रूर यहाँ पे पास्ट टेंस ही लगेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी पास्ट टेंस यूज़ भी नहीं हो रखा। जैसे वहाँ पे तो डिड नॉट वगैरह लग गया था ऑलरेडी, तो हमें वो डिड नॉट को देख के पता चला था कि वो पास्ट में है। यहाँ पे डिड नॉट वगैरह कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पे खुद ही लिख दिया कि इन द पास्ट, मतलब पास्ट सेंटेंस है ये। जिम्बार्डो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तो ऑप्शन ए है रिसर्चेज। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, हमें सिंपल पास्ट का कोई फॉर्म वर्ब लगाना है। रिसर्च भी नहीं होगा, क्यों? ये भी सिंपल प्रेजेंट है। सी रिसर्चर, रिसर्चर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो टेंस ही नहीं है। रिसर्च करने वाले को हम बोलते हैं रिसर्चर, है ना, तो ये तो वर्ब ही नहीं है। डी रिसर्च्ड, यस। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आपने अगर टेंसेस पढ़े होंगे, हमने 4th 5th में ही पढ़ाया जाता है ये, कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल पास्ट के लिए यूज़ होती है ना, पास्ट टेंस के लिए यूज़ होती है। तो रिसर्च की जो सेकंड फॉर्म है वो है रिसर्च्ड, ईडी लगा देंगे। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, रिसर्च्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, select the most appropriate one-word substitution for the given words। A close-fitting cover for a sword। हमें एक सेंटेंस दिया है, a close-fitting cover for a sword, जिसमें हम तलवार रखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्वॉर्ड मतलब तलवार। शैंक, शीत,
क्विगर या फिर डैगर। सो जिसके अंदर हम तलवार रखते हैं, अ क्लोज फिटिंग कवर ऑफ अ स्वॉर्ड, उसको हम बोलते हैं शीथ। ठीक है, तलवार के कवर को हम बोलते हैं शीथ। सो थर्ड का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। तो ये भी बेसिकली फिल इन द ब्लैंक है। इसके अंदर क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड है, या तो हमें उसे चेंज करना है तो किस ऑप्शन के साथ करना है, और अगर हमें लगता है ये सही है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट को मार्क करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। शी आर हैविंग 2 brothers and 3 sisters। शी आर हैविंग तो बिल्कुल गलत है ना। शी इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर तो प्लूरल के साथ लगता है। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। नो इम्प्रूवमेंट, शी इज हैविंग 2 brothers, शी हैज 2 brothers, या फिर डी शी हैव। अब शी हैव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ या तो हैज लगता है या तो सिर्फ हैज ही लगता है, पास्ट में हैड हो जाएगा, प्लूरल में लगता है हैव। अब देखिए, या तो ऑप्शन होगा बी या तो ऑप्शन होगा सी। शी इज हैविंग या तो शी हैज 2 brothers। अब देखो, ये आप दिमाग लगा के सोचो कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इज आर ING लगाते हैं वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कोई एक्शन अभी चल रहा है। यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी चल रहा है, इसके अंदर ये लिखा है कि उसके 2 भाई और 3 बहनें हैं, तो ये एक्शन अभी थोड़ी चल रहा है। एक्शन तो होता है जैसे कि इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है, ये एक्शन चलना होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे किसी फैक्ट की बात हो रही है कि उसके 2 भाई 3 बहनें हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। ये रूल अगर आपको याद हो, मैंने आपको समझा रखा है, हमेशा सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, हैज़, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने मेरी पहले जनरल इंग्लिश की वीडियोस नहीं देखी, आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको वर्ब समझा रखे हैं, हैज़, हैव, हैड, ये सब का यूसेज क्या है, डू, डज। तो आप और अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हैज़, हैव वाला। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में ये ईडियम से मिलेगा देखने को, और एक क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम से भी मिलेगा। सो जितने भी हमने प्रीवियस ईयर करे हैं तो हमने देखा है 3 नंबर की तो हमें आती ही आती है वो कैब में यही 1 word सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। तो ये अच्छे से करिएगा। हमें बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हमें बताना है एट अ रैपिड पेस, वेरी ग्रेजुअली, थ्रू अनफेयर मीन्स, या फिर इन फॉर ऑफ प्लेसेस। सो लीप्स एंड बाउंड्स का जो मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, रैपिडली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एट अ रैपिड पेस, मतलब बहुत जल्दी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। हाँ, एक वर्ड गलत दे रखा है, 3 सही है, हमें गलत वर्ड बताना है। ए फॉरेनर, बी कॉन्जॉ, सी समॉन, या फिर डी इंट्रीग। सो अगर आप देखेंगे रॉन्ग स्पेलिंग्स फॉरेनर के हैं, जी आता है फॉरेन या फॉरेनर में, तो ए हमारा गलत आंसर है, गलत स्पेलिंग्स है फॉरेनर के। अच्छा, और जो ये तीनों वर्ड्स दे रखे हैं ना, BCD, कंज्योर, समॉन, इंट्रीग, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अगर सिनोनिम एंटोनिम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ये ऑप्शंस में बहुत बहुत देखे जाते हैं ये वर्ड्स। तो जो वर्ड है कंज्योर, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ जादू से रिलेटेड, कोई भी ट्रिक्स करना, जादू से रिलेटेड, ठीक है, जादुई तरीके से। मूवी सुनी होगी कंज्योरिंग, इसी के नाम पे बनी है कंज्योर, तो इससे आप याद रख सकते हैं कंज्योर मतलब मैजिक,
ठीक है, यही भूतों वाली मूवी है कंज्यूरिंग, तो उसमें भी जादू वगैरह है, तो ऐसे याद रखना। सी है समन, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना, ऑर्डर देना कि उसको बुलाओ, जैसे कि कोर्ट के सम्मन मिलते हैं कि आपको कोर्ट में पेशी देनी है, तो वो वाला। डी इंट्रीग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके स्पेलिंग्स भी इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शन में हर सिनोनिम वो कैब में ऑप्शन में देखने को मिलता है बहुत। इंट्रीग का मतलब होता है काफ़ी क्यूरियस, किसी जानने की बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा या फिर इच्छा हो, तो वेरी क्यूरियस, क्यूरियस से ज़्यादा बेटर वर्ड है इंट्रीग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो डेफिनेटली आप मान के चलो, आपको जो जनरल इंग्लिश ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब किसी और सब्जेक्ट के, उनको तो 1 या 2 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन ये, और जिनका मेन सब्जेक्ट ही टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं, उन्हें तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे देखने को। ABCD फॉर्म में हमें करेक्ट सेंटेंस लगाना है। सो देखते हैं, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज इन जम्बल्ड ऑर्डर, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो ये जम्बल्ड सेंटेंस है, इजी नहीं होता इसको करना, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सो पहले आप चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। डॉक्टर प्रिंस became aware of small figure standing in the aisle beside his seat. B. Won't your mother be wondering where you are? He asked. C. He brought his eyes into focus and saw it was a girl of 7 or 8. D. She was staring at him steadily with large blue eyes. अब देखो, अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो आप चारों सेंटेंस पढ़ के आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा, तभी करेक्ट ऑर्डर में बैठेगा। अगर आप नहीं लगा पा रहे अंदाज़ा, मोस्टली जो दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, स्पेशली हिंदी वगैरह, तो फिर आप गो विद द ऑप्शंस, जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं ना। सबसे पहले आप देखो कि ए ऑप्शन है, BDAC को लगा के देखो क्या कोई ठीक से सेंटेंस बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा तो दूसरे पे जाइए, ठीक है। तो हमेशा ना ऐसा होता है कि 2 में ही फंसता है बंदा, 2 ऑप्शंस लगते हैं, ये भी हो सकता है ये भी, तो जौन सा ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा हो कि अगर हम इन चारों ऑप्शंस को बिठाएं तो सबसे मीनिंगफुल सेंटेंस ये लग रहा है, आप उसी को मार्क करना, ठीक है। हमेशा गो विद दिस थिंग ओनली। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों के ऑप्शंस को देखो, सबसे पहले B को लगा के देखो, फिर D को, फिर A को, फिर C को, चारों को लगा के देखो जो आपको लगे, क्योंकि ये देखो जनरल इंग्लिश के 10 नंबर में सिर्फ 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ऊपर का नहीं आएगा। आई नो ऐसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऑप्शंस के साथ जाओगे तो सही बैठता है आपका आंसर, रादर देन आप पहले पढ़ो और खुद ही सोचो कि ये बैठ रहा है, उसमें चांसेस है गलत होने के, ऐसे नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, दैट इज ACDB। मतलब डॉक्टर प्रिंस became aware of small figure standing in the aisle beside his seat. He brought his eyes into the focus and saw it was a girl, 7 or 8. D. She was staring at him steadily with large blue eyes. And B. Won't your mother be wondering where you are? He asked her. So ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वे में मीनिंगफुल सेंटेंस बैठ रहा है। सो C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आप अपना स्कोर नोटिस कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल मैंने मॉक टेस्ट डाला था, ज़्यादातर लोगों के अच्छे ही नंबर्स थे, मैंने देखे सबके कमेंट्स, कुछ के थोड़े कम थे, बट कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू बेटर इन फ्यूचर। ज़रूर अपना स्कोर नोटिस करिएगा, तभी आपको पता रहेगा कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक्टिव पैसिव। नहीं देखा है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना एक्टिव पैसिव, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जिन्होंने मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियो देखी है, आप ज़रूर इसे कर सकते हैं, आई एम श्योर। तो पहली बात तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब पढ़ते हैं हम सेंटेंस। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। 4 ऑप्शंस है, पढ़ते हैं चारों एक एक, तभी समझ में आएगा। ए ऑप्शन, द प्लान वॉज लुक्ड एट केयरफुली। नहीं, क्यों? क्योंकि हैव है। मैंने आपको बिल्कुल तरीका बताया था याद रखने का। अगर हैव है
तो हैज़ लगेगा या हैव के साथ मैंने बताया था बीन लगेगा, या तो हैज़ बीन लगेगा या तो हैव बीन लगेगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, राइट। ये सब मैंने आपको समझाया है। तो शुरू तो देखो ये द प्लान से ही होगा, बी ऑप्शन भी द प्लान से शुरू हो रहा है। द प्लान इज बीइंग, नो इज आ गया, ये तो होगा ही नहीं। सी द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली, ये हो सकता है। और डी द प्लान हैव बीन लुक्ड एट केयरफुली, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीन लग गया, यही तो बताया था। अगर हैज है या हैव है तो बीन लगना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, प्लान एक सिंगुलर वर्ब की बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ समझा रखा है, हैज लगता है, तो इसलिए द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली होगा। ऊपर ऑप्शन में तो वी है, वी के साथ हैव लगा है, तो वी तो प्लूरल है इसलिए हैव लगा है। बट आप ये देखो, अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लान बन गया है ना, ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा यहाँ पे। सो सी ऑप्शन द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अभी तक मैंने बोला ही नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा एंड फीडबैक भी दीजिएगा कैसी लगी वीडियो। एंड चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड इज, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, तो क्या कहेंगे? एक्सेप्शनल, विजडम, वर्सेटाइल या फिर न्यूबल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आजकल ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब जिसमें बहुत सारी खूबियां हों, बहुत सारे टैलेंट्स हों। सो नाइन्थ का सी हमारा बिल्कुल वर्सेटाइल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10th लास्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्पेलिंग्स देख लीजिए। रिकमेंडेशन वर्ड है, देखिए कि करेक्ट स्पेलिंग रिकमेंडेशन का कौन से ऑप्शन में दिया गया है। जल्दी से आप देखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ कुछ सेकंड्स का। सो आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। सो आपको इतना याद रखना है, रिकमेंडेशन में डबल एम आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 10th का बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ज़रूर कमेंट करके स्कोर बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।